अब हम लोग समझेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या है, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ए सॉल्यूशन में हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट। देखिए, एक सॉल्यूशन में क्या होता है कि थोड़ी मात्रा में सॉल्यूट घुली हुई हो सकती है, और हो सकता है कुछ दूसरा सॉल्यूशन ऐसा हो जिसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट डिजॉल्व हुई हो। मतलब कहने का मतलब है कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम घुली हो सकती है, तो किसी दूसरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा घुली हुई हो सकती है। द सॉल्यूशन हैविंग a small amount of solute is said to have low concentration। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम होती है उसे लो कॉन्सेंट्रेशन कही जाती है, या उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इस चित्र में ही देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए इस सॉल्यूशन में देखिए सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या कम है, पर इसमें देखिए सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या ज़्यादा है। तो हम इसे पहले वाले को कहेंगे कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसके विपरीत चलते हैं। द सॉल्यूशन हैविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर किसी सॉल्यूशन में क्या करेंगे ना, सॉल्यूट की मात्रा अगर उसमें ज़्यादा है, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा अगर ज़्यादा है तो हम लोग कहेंगे कि उसका कॉन्सेंट्रेशन हायर है, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, और उसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। जरा इस सेकेंड वाले चित्र में देखिए, तो देखिए आगे का जो लिक्विड है, जो यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट का है, और इसमें मात्रा, इसकी अमाउंट कम है, तो देखिए कलर किस तरह है। मगर वही चीज़ इसकी मात्रा अगर बढ़ा देते हैं तो देखो उसका कलर गाढ़ापन हो जाता है, डीप कलर हो जाता है। तो इससे हम डाइल्यूट में कहेंगे, और बाद वाले दूसरे वाले को क्या कहेंगे, नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। मतलब कह सकते हैं तब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या बताता है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें ये बताता है कि किसी दिए गए सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी मौजूद है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। कहता है एक सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, उसे कई तरीके से दर्शाया जाता है। एक सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को कई रूपों में दर्शाया जाता है, मगर यदि हम बात करेंगे सबसे कॉमन वे, सबसे सामान्य तरीके से जो दर्शाया जाता है कॉन्सेंट्रेशन को, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को जो सामान्य तरीके से दर्शाया जाता है, वो है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड सबसे कॉमन वे है जिससे सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाया जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए द परसेंटेज मेथड में होता क्या है ना, एक्सप्रेसिंग किया जाता है, दर्शाया जाता है, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाया जाता है परसेंटेज मेथड में। और इसमें यह बताया जाता है कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितने परसेंट मौजूद है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है परसेंटेज मेथड। यानी कि इसका कितना प्रतिशत उसमें मौजूद है, कितना परसेंट सॉल्यूट मौजूद है सॉल्यूशन में। यानी कि द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैन बी बाय मास और बाय वॉल्यूम। यानी कि अगर हम परसेंटेज के मामले में बात करें ना, तो सॉल्यूट का परसेंटेज मास के आधार पर दर्शा सकते हैं या वॉल्यूम के आधार पर दर्शा सकते हैं। यानी कि परसेंटेज को दो तरीके से, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को यदि हम परसेंटेज में दर्शाएं तो उसे भी दो तरीके से दर्शाते हैं। यदि जब हम मास को लेके चलें तो उसका अलग तरीके से होगा, और जब हम वॉल्यूम को लेके चलें तो अलग तरीके से होगा।
अब हम लोग इसी को ही समझेंगे कि किस समय हम मास को लेते हुए परसेंटेज के रूप में दर्शाते हैं और किस समय हम वॉल्यूम को लेते हुए परसेंटेज को दर्शाते हैं। इफ द सॉल्यूशन इज ऑफ सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए लिक्विड, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉलिड जो है मतलब सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व है, तब हम लोग क्या करेंगे, मास कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूट को दिखाएंगे, यानी कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो कितनी है वो मास के आधार पर दर्शाएंगे। मतलब देखिए, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग जानते थे कि दो तरीके से दिखाया जाता है, एक तो मास के आधार पर और दूसरा वॉल्यूम के आधार पर। तो मास के आधार पर कब दर्शाएंगे, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूट घुला हुआ है, मतलब सॉल्यूट मेरा क्या होगा ना, सॉलिड होगा। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, मास के रूप में सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाते हैं। तो देखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन के जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर उसको मास के हिसाब से डिफाइन करें तो किस तरह कहेंगे न, सॉल्यूट का मास कितना है ग्राम में, सॉल्यूट कितनी ग्राम है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, मतलब 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट मौजूद है, इससे दर्शाते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। देखिए, अगर उसको मैथमेटिकली दर्शाएंगे तो किस तरह कहेंगे, वो देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा न, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे हम लोग दिखाएंगे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मास के आधार पर। यहां आपको बताना चाहूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाता है न, मास ऑफ सॉल्यूशन। हम सब सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मास के आधार पर दर्शाएं, और मास के आधार पर कब दर्शाए थे, जब मेरा सॉल्यूट सॉलिड रहता है। मगर ऐसे सॉल्यूशन जिसमें मेरा सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ऐसी स्थिति में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मास के आधार पर ना दर्शा के उसे वॉल्यूम के आधार पर दर्शाया जाता है। तो आइए समझते हैं। इफ द सॉल्यूशन इज ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, यदि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड सॉल्यूट किसी लिक्विड सॉल्वेंट में घुली हुई है, तब ऐसी स्थिति में हम वॉल्यूम परसेंटेज लेते हैं सॉल्यूट का, मतलब सॉल्यूट को हम वॉल्यूम के आधार पर उसको परसेंटेज के रूप में दर्शाते हैं, और वो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज्ञात करने में मदद करता है। तो देखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को इस प्रकार डिफाइन करते हैं। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर, कि सॉल्यूट का मात्रा मिलीलीटर में है, सॉल्यूट जो है वो मिलीलीटर में है, और वो कितनी मात्रा मौजूद है 100 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को यदि हम वॉल्यूम से दर्शाएंगे तो हमें यह देखना पड़ेगा कि सॉल्यूट की मात्रा, वॉल्यूम अगर हम बात करें सॉल्यूट का, मिलीलीटर में कितना मौजूद है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, यानी कि 100 मिलीलीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितनी मिलीलीटर मौजूद है, इसके आधार पर दर्शाया जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए। तो यदि इसको मैथमेटिकली बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्यूट का वॉल्यूम
और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दोनों मिल के वॉल्यूम जो बनाता है वो होता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और इस तरीके से हम क्या दर्शाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसके आधार पर, न वॉल्यूम के आधार पर। इन इंडस्ट्री में क्या होता है कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंट बाय मास, यदि किसी इंडस्ट्री में सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को यदि परसेंट मास से दर्शाया जाता है या परसेंट बाय वेट से दर्शाया जाता है, तब इसको W/W से रिप्रेजेंट किया जाता है। W/W का मतलब हुआ वेट बाय वेट, यानी कि सॉल्यूट का वेट, और दूसरा W का मतलब हुआ सॉल्यूशन का वेट। इसलिए इंडस्ट्री में जब परसेंट बाय मास के रूप में या परसेंट बाय वॉल्यूम के रूप में सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाते हैं, तब उसे किस में रिप्रेजेंट करते हैं, W/W में। मगर when the concentration of a solution is expressed as, यदि इंडस्ट्री में सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को परसेंट बाय वॉल्यूम के हिसाब से दर्शाया जाता है, तब इसे किस प्रकार डिनोट करते हैं, V/V। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी ऊपर का V क्या बताता है, न सॉल्यूट का वॉल्यूम, और नीचे का V क्या बताता है, न सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इस प्रकार से दो तरीके से इंडस्ट्री में सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाया जाता है, या तो मास के आधार पर या तो वॉल्यूम के आधार पर। जो हम लोग समझेंगे वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ए सॉल्यूशन इन विच more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature is called unsaturated solution। देखिए, अगर कोई सॉल्यूशन है और यदि उसका हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं मगर उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट घुल सकता है, कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें और अधिक सॉल्यूट की मात्रा घुल सकता है बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए, तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें अभी और सॉल्यूट घुल सकता है। इसलिए फॉर एग्जांपल, इफ इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, मान लेते हैं कोई हम एक्वस सॉल्यूशन लिए, नमक और पानी का सॉल्यूशन लिए, और यदि उसमें मोर ऑफ साल्ट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, और यदि उसके तापमान को बिना बढ़ाए हम उसमें और अगर साल्ट को घोल सकते हैं, तो हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन को कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक्चुअली एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन इट एट दैट टेम्परेचर। देखिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में वास्तव में हमें क्या बताता है कि उसमें जितना घुलना चाहिए उतना उसमें सॉल्यूट अभी मौजूद नहीं है, मतलब उसमें और अधिक घुल सकता है, मतलब उसमें और मैक्सिमम अभी आ सकता है उस टेम्परेचर पर। मतलब अगर हम किसी खास टेम्परेचर को लेके चलते हैं, मान के कमरे के तापमान पर लेके चलते हैं, और यदि उसमें हम साल्ट घोल रहे हैं और यदि उसमें और घुल सकता है, तो अभी वो सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड। तो हम और उसमें मिलाएंगे और उसमें मिलाएंगे और इसमें मिलाएंगे, बढ़ता जाएगा, तो एक समय मैक्सिमम पहुंचेगा कमरे के तापमान पर, तो वो कहलाएगा मेरा सैचुरेटेड। इसका मतलब है कि अभी मैक्सिमम मात्रा में सॉल्यूट नहीं घुली हुई है, यानी कि उसमें और घुल सकता है। तो यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा और घुल सकती है, तो अभी वो किस रूप में है, अभी वो अनसैचुरेटेड में है। अगर नहीं घुल पाता तब बोलते कि वो सैचुरेटेड आ चुका है। यानी कि अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि जितना मैक्सिमम घुलना चाहिए उससे उसकी मात्रा कम होती है सॉल्यूट की।
A solution in which no more solute can be dissolved at that temperature is called saturated solution. अगर मान के कोई सॉल्यूशन है और किसी दिए गए टेम्परेचर में और अधिक उसमें नहीं घुल पाता है और अधिक उसमें सॉल्यूट नहीं घुल पाता है तो हम क्या कहेंगे उसको कि वो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्या कहेंगे उसको कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्योंकि और उसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल नहीं घुल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एक्वस सॉल्यूशन, चलिए हम कोई एक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, वो भी साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, और यदि उसमें और अधिक साल्ट नहीं घुल रहा है उस टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर में घोल रहे हैं और अभी और नहीं घुल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो साल्ट सॉल्यूशन अब किस अवस्था में पहुंच गया है, अब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में पहुंच चुका है, यानी उसमें अब कोई सॉल्यूट नहीं घुलेगी। Thus, a saturated solution contain the maximum amount of solute which can be dissolved in it that temperature. तो कह सकते हैं उस टेम्परेचर में जितना अधिक घुलने का था उतना उसमें मौजूद है, इसलिए अब और उसमें नहीं घुल सकता। यानी से स्पष्ट होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा अनसैचुरेटेड की तुलना में अधिक होता है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में सॉल्यूट घुली होती है। हम लोग थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं और इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ए मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस में 100 ग्राम अगर मेरा वाटर में 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, ये मैक्सिमम मात्रा उसमें घुलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 डिग्री सेल्सियस में 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट सैचुरेटेड अवस्था में आया है। यानी कह सकते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट का जो मैक्सिमम कितना घुला है न 32 ग्राम, यानी कि ये सैचुरेटेड के कंडीशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अवस्था में 20 डिग्री सेल्सियस में 100 ग्राम वाटर पर कितना घुल सकता है पोटेशियम नाइट्रेट, 32 ग्राम। यानी कह सकते हैं कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है 20 डिग्री सेल्सियस में, उस समय 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मौजूद होता है, डिजॉल्व होता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। इसी प्रकार यदि हम एक दूसरा एग्जांपल लें तो मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन साल्ट, वो डिजॉल्व होता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में जिस समय टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये हुआ कि 20 डिग्री सेल्सियस में यदि हम साल्ट सॉल्यूशन का सैचुरेशन अवस्था की बात करें तो उस समय साल्ट कितना घुलेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 36 ग्राम। अगर उससे कम घुलता है तो वो अनसैचुरेटेड होगा, और सैचुरेटेड कब होगा, जब उसमें 36 ग्राम घुलता है। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस में सोडियम क्लोराइड अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें वाटर में तो मैक्सिमम कितना घुलेगा उसमें, 36 ग्राम 100 ग्राम के वाटर में। अब हम लोग समझेंगे इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हीटिंग का क्या प्रभाव पड़ता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कूलिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझते हैं। तो देखिए, ए सॉल्यूशन इज ए सैचुरेटेड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर ओनली। अगर कोई सॉल्यूशन मेरा सैचुरेटेड है तो वो किसी खास टेम्परेचर पर होता है वो। सो इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू ए हायर टेम्परेचर, अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसी खास टेम्परेचर में, मगर यदि हम उसकी टेम्परेचर को अब और बढ़ाने लगें, उसकी टेम्परेचर को यदि हम और बढ़ाने लगें तब क्या होगा, देन इट बिकम्स अनसैचुरेटेड,
तो वो अनसेचुरेटेड हो जाएगा। अगर किसी टेम्परेचर में कोई सॉल्यूशन मेरा सेचुरेटेड है और यदि उसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो वो सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड में बदल जाता है। दिस इज बिकॉज वो इसके पीछे कारण इसलिए है क्योंकि सोल्युबिलिटी जो होती है सॉल्यूट का वो बढ़ने लगता है हीट करते हैं तो हीट करने पर उस लिक्विड में सोल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। इस वजह से है क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सॉल्यूट डिजोल्व हो जाती है जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है सॉल्यूशन का। मतलब इससे एक चीज़ तो सीखने को मिला कि टेम्परेचर के बढ़ने से सोल्युबिलिटी बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सॉल्यूट घुलता है। अब जरा हम इसके विपरीत चले। इफ ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन अवेलेबल एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पे अगर कोई सॉल्यूशन मेरा सेचुरेटेड है, अब हम क्या करते हैं उसके टेम्परेचर को कम करते हैं, कूल करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, उसको टेम्परेचर को लोअर लाते हैं। देन क्या होता है कि सम ऑफ इट्स डिजोल्व सॉल्यूट, पहले जो सॉल्यूट घुली हुई थी अब वो उससे सेपरेट होने लगेगी, सेपरेट होने लगेगी और छोटे छोटे फॉर्म ऑफ साल्ट क्रिस्टल, अगर उसमें कोई साल्ट घुला हुआ है तो क्रिस्टल के रूप में वो जमा होने लगेगा जब उसको ठंडा करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि कूलिंग करने से, ठंडा करने से सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो घटती है। तो हम लोगों ने क्या सीखा इससे कि अगर कोई मेरा सेचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसको यदि हम हीट करते हैं तो वो अनसेचुरेटेड हो जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। और यदि कोई सेचुरेटेड सॉल्यूशन है और उसे ठंडा करते हैं तो उसमें घुले हुए जो सॉल्यूट पार्टिकल होती है वो अलग होने लगते हैं और बैठने